हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेकंड चैप्टर इन द सीरीज ऑफ एंशियंट हिस्ट्री थ्रू एमसीक्यूज। नाउ, Harappan civilization, the Indus Valley civilization chapter we have already finished. Today we are going to start with the Vedic culture. Now, first I am going to give you a brief explanation about the chapter and then हम thematic theme wise इस chapter को finish करेंगे. Firstly we will deal with the questions of origin, then Vedic literature, and like this we are going to complete this chapter. Now, अगर आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन की वीडियो नहीं देखी है तो उसको आप पहले देख लेना. So let us start with our today's chapter, Vedic culture. Now, before starting this chapter, you need to study the Vedic culture or the Vedic age in two parts. ठीक है, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर आप इसको आप करोगे तो आपको चीज़ों को याद करने रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. मैं आपको इस चैप्टर में बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा सो दैट यू कैन देन लिंक द थिंग्स एंड ईजिली आंसर द क्वेश्चन. नाउ, वैदिक कल्चर ना बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक तो है ऋग वैदिक पीरियड, ठीक है, ऋग वैदिक पीरियड और द अर्ली वैदिक पीरियड वी कैन से, एंड द अदर वन इज लेटर वैदिक पीरियड. नाउ, इन दोनों पीरियड्स में देयर इज सम डिफरेंस. ठीक है, डिफरेंस इन द टर्म्स ऑफ द जियोग्राफिकल एक्सटेंट, मतलब कहाँ कितने तक कौन से एरिया तक एक्सटेंट हुआ करता था इन दोनों एजेस में. नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द इकोनॉमी, हाउ द इकोनॉमी डिड वर्क. Third one is the what was the polity or what was the administrative structure. Fourth one is what was the basis of society, what was the conditions of women, and the last one is the factor of religion. What was the basic differences in the religion if we compare the later Vedic and the early Rig Vedic period. Now, ब्रीफली मैं सबके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, देन वी विल गो टू दी एमसीक्यूज. नाउ, अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूँ ना, लेट मी जूम दिस एंड लेट मी एक्सप्लेन यू हियर. नाउ, अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूँ ऑफ द ऋग वैदिक पीरियड एंड द लेटर वैदिक पीरियड, सो लेट मी एक्सप्लेन यू दिस. नाउ, जो ऋग वैदिक पीरियड में जो आर्यंस थे, दे वेयर कन्फाइंड टू द रीजन ऑफ सप्त सिंधु, which included the region of present day Punjab. Okay, now this period of Rig Vedic, they were concentrated in the region of Sapt Sindhu. क्यों, why they were concentrated in the northwestern region? Because पहले से वहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन थी एंड जो लोकल कल्चर्स थे ऑफ द लेटर वैदिक सिविलाइजेशन वही बाद में जाके डेवलप हुए. नाउ, ऑल्सो जो नॉर्दर्न इंडिया का प्लेन्स था, ठीक है, द मेजर रीजन दैट वाज ड्रेन्ड बाय द गंगा ड्रेनेज सिस्टम, द रीजन ऑफ द फॉरेस्ट वाज वेरी डेंस. सो वुडन एंड स्टोन इम्प्लीमेंट्स जो यूज होते थे उस टाइम पे, इन दोनों स्टोन इम्प्लीमेंट्स और द टूल इम्प्लीमेंट्स से इट वाज नॉट पॉसिबल टू कट एंड क्लियर दीज फॉरेस्ट. सो दैट इज वाई आयरन जो है, जब आयरन का यूज प्रोमिनेंटली होने लगा, देन दीज फॉरेस्ट बिगेन टू बी क्लियर्ड एंड देन जो मिडिल गंगा रीजन के जो फॉरेस्ट थे उनको क्लियर किया गया एंड दे वेयर हैबिटेबल आफ्टर अ सर्टेन टाइम. सो व्हेन वी विल सी लेटर वैदिक पीरियड में, तो आर्यंस जनरली एक्सपेंडेड फ्रॉम द सप्त सिंधु रीजन ऑफ द नॉर्थ वेस्ट इंडिया टू द गैंगेटिक प्लेन रीजन. गैंगेटिक प्लेन्स के रीजन, दैट इज द वेस्टर्न यूपी का रीजन है, दिल्ली का रीजन है, बिहार का रीजन है. इन रीजन्स में लेटर वैदिक पीरियड में इन्होंने एक्सपैंड किया एंड लेटर वैदिक के टाइम पे जो सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन था दैट वाज द गंगा यमुना डोआब. अंडरस्टूड. ये तो ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट की हमने बात की. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर. पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की मैं बात करूं ऑफ द ऋग वैदिक पीरियड एंड द लेटर वैदिक पीरियड. सो द पॉलिटिकल यूनिट, बेसिक यूनिट was जन. ठीक है, जन और द पीपल और द ट्राइब was the basic unit and the king who was at that time called Rajan, he was primarily considered as the protector of the cattle, janasya gopa. ठीक है, and he was the leader of this tribe that was known as Jan. अभी आप इतना ही समझो. In addition to that,
there were political assemblies. There were assemblies like Sabha and Samiti. Sabha was the assembly of the elder people, whereas Samiti was the assembly of the general people. Okay, and women's also attended this Samiti. Women's also attended this assembly. But later वैदिक के पीरियड के टाइम पे क्या हुआ, टेरिटरी का कंसेप्ट जो है वो इवॉल्व किया. टेरिटरी मीन्स राष्ट्र. ठीक है, जो ये ट्राइब्स हमने ऋग्वैदिक पीरियड में के टाइम पे देखे थे, दीज अमेलगमेटेड टू फॉर्म द लार्जर किंगडम्स. नाउ यहां से ये फैक्ट आपको क्लियर हो जाएगा कि जो हाईएस्ट यूनिट था ना पॉलिटिकल एडवेंट में इन द ऋग्वैदिक पीरियड, दैट वाज जन, जो मैंने अभी आपको बताया. बट जब ये ट्राइब्स अमेलगमेट होके इन्होंने किंगडम फॉर्म किया, नाउ दिस द हाईएस्ट यूनिट बिकेम जनपद. Okay, the power of the king also rose. So this was a basic idea about the political aspect. Now अगर मैं बात करूं सोसाइटी के बारे में, तो वुमेन्स की जो कंडीशन थी, ये है ऋग्वेदा हमारा, ये है लेटर वेदा. नाउ द कंडीशन ऑफ वुमेन इन द ऋग्वैदिक पीरियड वाज गुड एज कंपेयर टू द लेटर वैदिक पीरियड. इन एडिशन टू दैट, कास्ट हायरार्की नहीं होती थी इन द ऋग्वैदिक पीरियड, एंड जनरली द सोसाइटी वाज इगैलिटेरियन. इक्वालिटी थी सोसाइटी में. बट लेटर वैदिक के टाइम्स में द कास्ट सिस्टम केम इन, जहां पे द क्लासेस वर डिवाइडेड इनटू 4 कास्ट, दैट इज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा. एंड देन the discrimination actually started in the later Vedic period, and subsequently we will see that the position of women also declined in the later Vedic period, जो ऋग्वेदा के पीरियड में नहीं हुआ करता था. ठीक है. नाउ इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द इकोनॉमी, सो ऋग्वेदिक पीरियड में प्राइमरली द इकोनॉमी वाज पेस्टोरल. ठीक है. एंड द वेल्थ दैट वाज मेजर्ड, इट वाज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ गांव कह रहा हूं, काउज. ठीक है, जितनी काउज जिसके पास थी. गोमत एक टर्म वी विल सी इन द ऋग्वैदिक पीरियड दैट रेफर टू अ वेल्दी पर्सन. गो मीन्स काउ, मतलब जिसके पास जितनी काउज थी उसको उस हिसाब से वेल्दी कंसिडर किया जाता था. एंड द वॉर्स दैट वेयर बेसिकली फॉर ड्यूरिंग दिस टाइम, दीज वेयर फॉट फॉर काउज ओनली. बट इन द लेटर वैदिक पीरियड, the agriculture was the primary occupation of the people. Discovery was iron was made, which was used to clear these dense forests. And then at a later stage, थोड़े से टाइम के बाद सेकेंड अर्बनाइजेशन का फेज भी हमें देखने को मिला था. ओके, रिलीजन की मैं बात करूं तो ऋग्वैदिक पीरियड में इंद्र, अग्नि एंड वरुण, these were the primarily 3 gods. Later Vedic period में this इंद्र god was replaced by प्रजापति. ठीक है. इंद्र को सबसे ज्यादा हिम्स जो थी वो डेडिकेटेड थी इन द ऋग्वैदिक पीरियड, whereas later Vedic period में प्रजापति, क्रिएटर और ब्रह्मा, he was the most discussed god. Then was Vishnu and then was Rudra. ठीक है. These 3 gods were there in the later Vedic period. बेसिक समझ में आ गया. मैंने कोशिश की है कि इस पूरे चैप्टर को मैं आपको समझा पाऊँ इन बहुत से शॉर्ट, बहुत छोटे टर्म्स में, एंड बहुत ईजिली मैंने समझाने की कोशिश की है. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. सो अब देखते हैं फैक्चुअल क्वेश्चंस, एंड कई क्वेश्चंस को आप अब लॉजिक से भी यहाँ पे सॉल्व कर पाओगे. सो लेट अस स्टार्ट विथ द फर्स्ट क्वेश्चन. Which inscription proves the Central Asian theory regarding the homeland of the Aryans by mentioning Vedic gods? Now these are the names of some inscription. Now जितनी भी inscription यहाँ पे दी हैं वो सारी की सारी बहुत important है. Okay. Now the answer is the Bogus Koi inscription. Now this inscription basically it was found in the Turkey के region में. Now this inscription particularly told that it mentions about 4 Vedic gods, that is Indra, Varun, Mitra and Nastya, which proves that Central Asian theory as their homeland. It means what कि मैंने आपको बताया था Mortimer Wheeler was a historian. इन्होंने बोला था कि
the people from the Central Asia, they migrated towards the Indus Valley का region. So this Bogasco inscription, it tells about the 4 Vedic gods, and generally it is considered that कि सेंट्रल एशिया का थ्योरी थी. इट मीन्स दैट द पीपल ऑफ सेंट्रल एशिया, दीज ओनली माइग्रेटेड टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड दीज वेयर नोन एज द आर्यंस ओनली. ठीक है. नाउ यहाँ पे जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा लेटर आने वाले चैप्टर्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आते हैं. सो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, दिस वाज रिटन बाय रुद्र दमन, एंड इट इज ऑल्सो द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन दैट इज रिटन इन जैस संस्कृत. ठीक है, प्योर संस्कृत में लिखी हुई पहली इंस्क्रिप्शन है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन. बोगस को इंस्क्रिप्शन वी हैव स्टडीड, टर्की में ये मिली थी, एंड इट मेंशंस अबाउट द 4 वैदिक गॉड्स. हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, इट बिलोंग्स टू खारवेल. ठीक है. एंड मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन बिलोंग्स टू चंद्रगुप्त टू. तो इनके बारे में यू नीड टू नो. नेक्स्ट देखते हैं. द एरिया वेयर द आर्यंस फर्स्ट सेटल्ड इन इंडिया वॉज नोन एज सप्त सिंधु. मैंने बता दिया था, ऋग्वेदिक पीरियड की बात हो रही है. नाउ यहाँ पे जो आर्यव्रत है, पीपल यूज टू सेटल हियर in the later Vedic period, and this region was known as Ganga, Yamuna, Doab. Okay. दक्षिण पथ एंड मध्य देश, मध्य देश में भी आर्यंस रहते थे. दक्षिण पथ इज नॉट रिलेटेड टू द वैदिक टाइम्स. ठीक है. Now the group that came to India first settled in the present frontier province and then Punjab, called the Sapt Sindhu region. Aryavrata and Madhya Desha refer to later expansion or the later Vedic period. Now, which scholar propounded the theory that Aryans migrated from the Arctic region? Now, आर्कटिक रीजन से माइग्रेशन की बात कही थी बाल गंगाधर तिलक ने. ठीक है. सेंट्रल एशियन थ्योरी के प्रपाउंडर थे मैक्स म्यूलर, एंड जो मैंने आपको बताया मॉर्टिमर व्हीलर. इन्होंने डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर थ्योरी दी थी. सो ये सारे नाम्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है. बाल गंगाधर तिलक, he gave a theory of the Arctic migration. Now in Rig Veda, which river is mentioned as the most pious river? This is the river Saraswati. ठीक है. इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में भी देखा है हमने कि इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट द सरस्वती Ghaggar channel, most of the sites were concentrated in this area only, and the Saraswati river is now considered extinct. There is a Mana village in Himachal Pradesh जहाँ पे ये सरस्वती रिवर थोड़े से टाइम के लिए फ्लो होती हुई नजर आती है. इसके बाद ये रिवर इट गोज एक्सटिंक्ट. ओके. ऋग्वेदा के अकॉर्डिंग सरस्वती इज द मोस्ट पायस रिवर. दिस रिवर सिंधु इज द मोस्ट मेंशन्ड रिवर. दिस पॉइंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. ठीक है. यू हैव टू कंसिडर दिस पॉइंट एज वेल. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, एंड यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पक्का है एग्जाम में. कोई भी एग्जाम दे रहे हो, एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है, पर्टिकुलर इस क्वेश्चन से. ठीक है. व्हाट इज द वैदिक नेम फॉर द रिवर रावी? सो पारुषणी इज द वैदिक नेम फॉर रिवर रावी. अस्किनी इज द नेम फॉर रिवर चिनाब. पारुषणी we have discussed, this is Ravi. Shutudri is Satluj. Vitastha is Byas. And Nadi Tama and Mate Tama, this is for river Saraswati. ठीक है. वितास्ता इज झेलम, अस्किनी चिनाब, एंड विपासा इज ब्यास. वितास्ता यहाँ पे झेलम है. ठीक है, ये ध्यान रखा. विपासा इज ब्यास. ओके, वहां पे रॉन्गली मेंशन हो गया. नाउ लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट द वैदिक लिटरेचर. नाउ वैदिक लिटरेचर के डिस्कशन की बात करें तो 2 टाइप्स के यहाँ पे लिटरेचर को कंसिडर किया जाता है. एक तो है श्रुति लिटरेचर, एक है स्मृति लिटरेचर. श्रुति लिटरेचर इज बिलीव्ड दैट दिस लिटरेचर वाज डायरेक्टली कन्वीड बाय गॉड. मतलब जो गॉड्स ने बोला एज इट इज, जो है सेंट्स ने वो लिखा. श्रुति मतलब सुनना, सुन के जो डायरेक्टली लिखा गया है, दिस इज नोन एज श्रुति. एंड स्मृति लिटरेचर इज दैट द नॉलेज ऑफ विच हैज बीन पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. जैसे कि जो मेन व्यक्ति थे उन्होंने ये लिटरेचर को सुना,
उनको जितना याद रहा उन्होंने फिर पास ऑन किया, फिर उन्होंने जितना पास ऑन किया फिर बाद में लिखा गया। तो श्रुति लिटरेचर इज कंसिडर्ड मोर पायस, इट इज टू बी बिलीव टू बी डायरेक्टली रिटन बाय गॉड्स, ठीक है, क्योंकि इसको सुन के लिखा गया है। एंड एग्जाम्पल ऑफ श्रुति लिटरेचर इज द वेदास, फोर वेदास, दैट इज ऋग वेदा, यजुर्वेदा, सामवेद, अथर्ववेद, दीज आर दी श्रुति लिटरेचर। एंड स्मृति लिटरेचर की मैं बात करूं तो वेदांग्स, वेदांश जिसमें कि सूत्राज हैं, 6 सूत्राज आर देयर, जिसमें आपको ये रिमेंबर रखना है। कल्प सूत्रा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें फिर गृह सूत्र भी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद में उपनिषद, आरण्यकास, ऑल ऑफ दिस बिलोंग्स टू द स्मृति लिटरेचर। ओके, नाउ क्वेश्चंस देखते हैं। विच वेदा इज नोन एज द फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड? दिस इज ऋग वेदा, दिस इज द ओल्डेस्ट वेदा, 1028 हिंट्स हैं इसमें, 10,580 वर्सेज हैं, ठीक है। ऋग वेदा इज करेक्ट। जितनी इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये 40-45 मिनट के लेक्चर में देता हूँ ना, आप जब इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ के देन क्वेश्चंस करने की कोशिश करोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये कितना बेनिफिशियल है आपके लिए। आप मुझे बिल्कुल बताना, ये एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़ देखो आप, फिर आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो, फिर मुझे बताना कि आपके लिए ये सीरीज़ कितनी बेनिफिशियल थी। नेक्स्ट इज विच मंडल ऑफ द ऋग वेदा कंटेन्स द फेमस पुरुष सूक्ता एक्सप्लेनिंग द फोर वर्णास? फोर वर्णास कौन थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ओके, सो दिस इज ऋग वेदा के पुरुष सूक्ता is mentioned in the 10th mandal. Okay, next is which Veda is important for Indian music and is called as the book of chants? Now this is the Sam Veda. So Sam Veda is the smallest Veda, it contains the information about music and prose, and it is believed to be decided by Ugatri. So the इन वेदास को रिसाइट कौन करता था, इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाता है एग्जाम में। सो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इट वॉज डिसाइडेड बाई उगात्री एंड इट इज ऑल्सो द स्मॉलेस्ट वेदा एंड साम वेदा इज बेस्ड ऑन ऋग वेदा। ऋग वेदा इज द लॉन्गेस्ट एंड द ओल्डेस्ट एंड ये साम वेदा उसी का स्मॉलर वर्जन है। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं, विच वेदा इज बेस्ड ऑन द ऋग वेदा? सो यू विल आंसर दिस एज साम वेद। Next is which Veda contains charms, spells to ward off evil and diseases? So this is the Atharva Veda. Atharva Veda contains charms and spells. It was the last one to be included in the categories of Veda. ये point भी important है, आपसे पूछ सकते हैं which one of the following was the last Veda to be added as a Veda? So this was the Atharva Veda. Next is which Veda is partly in prose and partly in verses? Again, this is an important question. Correct answer is Yajur Veda. Now the Yajurveda contains the sacrificial prayers and it is believed to be recited by Adhavaryus, ठीक है। साम वेदा को रिसाइट किया था उगात्री एंड यजुर्वेदा बाय अर्धवैर्यूज। ओके, यजुर्वेदा भी बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक तो है कृष्ण यजुर्वेद एंड द सेकेंड वन इज कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। इंपॉर्टेंट है अगेन ये क्वेश्चन, सो इसका आप ध्यान रखना। The Shatapat Brahmana is attached to which Veda? So this is attached to हमारा यजुर्वेदा, ठीक है। शतापथ ब्राह्मण belongs to यजुर्वेदा, ऐतरेय ब्राह्मण it is attached to the ऋग्वेदा। इन दोनों के नाम भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इनफैक्ट यूपीएससी में पूछा जा चुका है ना। यहाँ पे मैंने अटैच कर दिए क्योंकि कौन कौन से ब्राह्मण कौन से वेदा से अटैच हैं, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, दैट इज वाई मैंने बाकी का भी लिख दिया है। अथर्व वेदा, गोपथ इज अटैच टू अथर्व वेदा एंड साम वेदा से अटैच्ड हैं पंच विषय, शदावंश, छंदोग्य एंड जमीनया। ओके, यजुर्वेदा वी हैव सीन शतापथ ब्राह्मण एंड ऐतरेय ब्राह्मण अटैच टू द ऋग्वेदा। नेक्स्ट है व्हाट डज द वर्ड उपनिषद डिनोट इन द टर्म्स ऑफ कंटेक्स्ट? अब मैंने बताया था दिस इज द स्मृति लिटरेचर and Upanishad is the philosophy of the Vedic people. So this is a philosophical text. Okay, oldest Upanishad की मैं बात करूं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में and this is also important. So Vrihadharanyaka, this is the oldest Upanishad. Upanishad are the philosophical texts, they are generally called as Vedanta
and they came toward the end of the Vedas. Okay. Next is which is the oldest Smriti text? अब मैंने आपको बताया था श्रुति एंड स्मृति टेक्स्ट, ठीक है। अब श्रुति टेक्स्ट तो हमने देखा था कि दीज आर द वेदास। स्मृति टेक्स्ट के बारे में यू नीड टू नो। सो बेसिकली ये 6 हमारे स्मृति टेक्स्ट हैं। द फर्स्ट वन इज वेदांग और सूत्र, जिसमें द कल्प सूत्र इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड ये क्वेश्चन यूपीएससी के सीडीएस एग्जाम में पूछा गया था, द एग्जांपल्स ऑफ स्मृति टेक्स्ट। ओके, सो 6 वेदांग्स आर देयर, देन देयर आर धर्मशास्त्रास, देन देयर इज महाकाव्य और एपिक्स। सो 2 टाइप्स ऑफ एपिक्स आर देयर, एक तो है रामायण, दूसरा है महाभारत। देन देयर इज पुराण, उपवेद एंड षडदर्शना। सो दीज आर द 6 टाइप ऑफ स्मृति टेक्स्ट। इनके बारे में डिटेल में तो अगर आपको नहीं जानना है तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट यू शुड नो द नेम्स ऑफ दीज। ओके, सो ओल्डेस्ट स्मृति टेक्स्ट इज मनुस्मृति। ओके, मनुस्मृति pre-Gupta period is the oldest Smriti text. Narad and Parashara Smriti belongs to the Gupta period. Manusmriti is pre-Gupta. सो क्रोनोलॉजिकली अगर अरेंज करने को दे दिया जाए आपको लिटरेचर्स को, तो यहाँ से आप पॉइंट को नोट कर सकते हो कि मनुस्मृति इज प्री गुप्ता एंड नारद एंड पराशर समिति बिलोंग्स टू द गुप्ता पीरियड। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट ग्रामर ऑफ द वर्ल्ड? सो दिस इज अष्टध्यायी। अष्टध्यायी रिटन बाय पाणिनि इज द ओल्डेस्ट ग्रामर। ओके, नाउ 6 वेदांग्स के बारे में यहाँ पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ, जो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था। पहला तो है शिक्षा, विच इज बेस्ड ऑन फोनेटिक्स। कल्पसूत्र इज अबाउट द रिचुअल्स। व्याकरण इज द ग्रामर। निरुक्त इज द इटमोलॉजी। छंद इज मेट्रिक्स एंड ज्योतिष्य इज एस्ट्रोनॉमी। दीज आर द 6 वेदांग्स। ओल्डेस्ट ग्रामर हमारा अष्टध्यायी है, इट इज रिटन बाय पाणिनि। महाभाष्य इज रिटन बाय पतंजलि। Okay, and Nirukta is a type of Vedanga which deals with etymology, and Kalpa Sutra is the most important Vedanga which deals with the rituals. Next is Sankhya Darshan was founded by, so this was founded by Kapila. Now schools of philosophy, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का है, आपका क्वेश्चन आता ही है यहाँ से, ठीक है। So 6 schools of philosophy are there. The first one is Yoga by Patanjali. Second one is Nyaya by Gautam. Third is Vaisheshika by Kanad. फोर्थ इज मीमांसा और पूर्व मीमांसा बाय जमीनी, एंड फिफ्थ वन इज वेदांत और उत्तर मीमांसा बाय भद्रयान। सो सांख्य दर्शन वॉज फाउंडेड बाय कपिला, ठीक है। पतंजलि फाउंडेड योगा, जमीनी फाउंडेड मीमांसा, कनद फाउंडेड वैशेषिका। इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को याद कर लेना, यहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं, अब आ गया हमारा पॉइंट ऋग वैदिक पॉलिटी एंड ऋग वैदिक सोसाइटी। सो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, सो इसमें टाइम नहीं लगेगा। लेट अस क्विकली डिस्कस दिस क्वेश्चंस। नाउ द फेमस दसराजन वॉर, दैट इज बैटल ऑफ 10 किंग्स, वाज फॉट ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर पारुशनी, ठीक है। पारुशनी इज मॉडर्न डे रावी, शुतुद्री इज मॉडर्न डे सतलज, ठीक है। Dasrajan War fought on the banks of river Ravi. King Sudas emerged victorious against the confederacy of 10 kings. Next is, who was the first ranking official in the Rig Vedic polity? So this is Purohita. Purohita or the domestic priest was the first ranking official. He was the king's preceptor, friend, philosopher and guide. मैंने आपको बताया था ऋग वैदिक पॉलिटी में सबसे ऊपर देयर वाज राजन, who was known as the protector of the tribe and also the chief of the tribe. He was assisted by a set of officials, जिसमें कि first ranking officer was पुरोहिता, ठीक है, और the domestic priest. सेनानी was the army chief, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये बेसिक यूनिट है, यहां से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। द बेसिक यूनिट ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन ऋग वैदिक पीरियड वाज। नाउ अब मैं आपको बताता हूं बेसिक से, ठीक है। नाउ दिस इज द लोएस्ट लेवल ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस इज द हाईएस्ट लेवल, ओके। नाउ कुल was at the lowest level, which was led by Kulapa. Grama was the second lowest, which was led by Gramani. Vis was led by Vispati. Jan was led by Gopa or Gopati, and then there the highest level पे there was राजन, ठीक है, राष्ट्र which was led by राजन। यही फिर अगर मैं लेटर वैदिक की बात करूं
So above this Jan was Janpad, ठीक है, which was also known as territory. सो ये यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट लेटर वैदिक में ऐड होगा कि जनपद वॉज द हाइएस्ट यूनिट. यहाँ पे क्वेश्चन में इट इज आस्किंग अबाउट द बेसिक यूनिट ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. सो दिस वॉज कुल. ओके, कुल और द फैमिली वॉज द बेसिस ऑफ बोथ सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. अ ग्रुप ऑफ कुल्स फॉर्म्ड अ ग्राम. ठीक है, क्लियर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन द ऋग्वेदिक पीरियड द काउ वॉज नोन एज अघन्य विच मीन्स नॉट टू बी किल्ड. ऋग्वेदा पीरियड में तो हमने ये तक देखा था किंग वॉज नोन एज गोपति. ठीक है, एंड काउ वॉज अ सिंबल ऑफ वेल्थ. इट वॉज ऑल्सो नोन एज गोमत. ओके, सो काउ वॉज अघन्य एंड इट वॉज meant not to be killed. The Rig Veda period prescribed the penalty of death or expulsion for killing a cow. So the cow was that important at that time. Next is which of the following was popular assembly in Rig Vedic period? मैंने आपको क्या बताया था, ऋग वैदिक पीरियड में सभा होती थी, समिति होती थी, विधाता होती थी एंड गण. These were the important ऋग वैदिक कमिटी, ऋग वैदिक पीरियड की असेंबलीज. Whereas if I talk about the later Vedic period, so यहाँ पे सभा एंड समिति these two lost their importance. ठीक है, these two lost their importance. समिति में women's also used to participate in the Rig Vedic period, but later times में because caste hierarchy it got very much profound, and due to that reason this the क्या क्या कैसे बोलते हैं उसको, दी स्टेटस ऑफ वुमेन डिक्लाइंड. ओके, सो ये चार हमारी समितिज हैं, सभा, समिति, विधाता एंड गण. ऑल ऑफ दीज वे प्रेजेंट इन द ऋग वैदिक पीरियड. नेक्स्ट इज विच प्रैक्टिस वॉज नॉट इन वोग ड्यूरिंग द ऋग वैदिक पीरियड. नाउ द प्रैक्टिस ऑफ child marriage. So this was happening. Child marriage was not in vogue. However, widows could marry the younger brother of the deceased husband, which was named as niyog. Niyog, monogamy, patriarchal society, all of this was very much prominent. The term vis referred to, vis was the clan. It was a clan. It was above the kul and gram. ठीक है, सबसे लोएस्ट लेवल पे कुल था, above कुल देयर वॉज ग्राम, एंड ग्राम के ऊपर देयर वॉज विस विच वॉज लेड बाय विस्पति. नाउ ऋग वैदिक रिलीजन की मैं बात करूं तो ऋग वैदिक के टाइम पे थ्री इंपॉर्टेंट गॉड्स वेर इंद्र, अग्नि एंड वरुण. लार्जेस्ट नंबर ऑफ हिम्स वेर डेडिकेटेड टू इंद्र ओनली. सो लेट अस सी हमारे रिलीजन के ऊपर some of the questions. Who was the most important god in the Rig Vedic period? This was Indra. Indra was also known as Purandar. He was known as the destroyer of forts. He had a role of a warlord. He was also known as the rain god. Agni, on the other hand, was the fire god. He acted as the intermediary between people and god. Agni में आहुति दी जाती थी and it was believed that now this was believed that अग्नि को आहुति दी जाएगी and it was it which acted as a link between God. Varun was known as the upholder of the cosmic order or रीत. ठीक है, सो सारा डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दे दिया यहाँ पे. this was the hierarchy that was there in the Rig Vedic period. Now, which god was considered the intermediary between the gods and the people? Now we have seen Agni. अभी हमने ऊपर एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था, अग्नि वॉज सीन एज द इंटरमीडियरी बिटवीन द गॉड्स एंड द पीपल. अराउंड 200 hymns are devoted to him only. The famous Gayatri mantra is addressed to which deity? So it is addressed to Savitri. The famous Gayatri mantra is addressed to Savitri, the gods of light. ठीक है, now Surya Bhagwan was generally in the Rig Vedic period worshipped in 5 forms: सावित्री, मित्र, पुषान एंड विष्णु. ठीक है, सो यहीं पे सावित्री जो हैं इन्हीं को डेडिकेटेड था गायत्री मंत्र. नेक्स्ट इज द वरुण.
the god Varun was supposed to be upholder of रीत और natural order. ठीक है, इसको cosmic order भी बोलते थे. The holder of cosmic order was Varun. Next is, which mandal of Rig Veda is attributed to the god Soma? It is the ninth mandal that is dedicated to god Soma. ठीक है, he is also known as the king of the plants. 10th mandal पुरुष सुक्ता is mentioned अंडर द 10th मंडल, जिसमें कि 4 वर्णास का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है. ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. नेक्स्ट इज, अब आया हमारा लेटर वैदिक का चैप्टर. सो लेट अस सी. मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है द डिफरेंस बिटवीन द ऋग वैदिक पीरियड एंड द लेटर वैदिक पीरियड. सो लेट अस स्टार्ट with the questions of the later Vedic period. In the later Vedic period, the center of culture shifted from the Saraswati, that is the northwestern part of the Indian subcontinent. It shifted to Ganga or Madhya Desha. The middle Ganga plain का जो region था, I have already told you, बहुत ज़्यादा forest हुआ करते थे. They were very much dense forest. So these dense forests were cut by the iron tools, and ultimately यहाँ पे B is the correct answer. So basically we have discussed that northwestern region of the India से eastward movements था to the Ganga plains. Next देखते हैं. Which god became the supreme deity in the later Vedic period? So I already told you, Rig Vedic period में इंद्र, अग्नि एंड वरुण थे. बट लेटर वैदिक में प्रजापति, इंद्र, अग्नि एंड इन एडिशन टू दैट Varun. These were the gods of the later Vedic period. Next is, during the later Vedic period, Pushan became the god of. Now this is again an important question. यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी ने पहले पूछ रखा है. ओके, सो पुशाना became the god of the Shudras. अदर गॉड्स की बात करें तो मित्र was the solar god, रुद्र was the god of animals, god of plants was Soma. We have already seen this. Dayayus god, he was the oldest god and the father of the world. Ashwin and Nastya was the god of health and the god of youth. Aditi was the mother of gods. Sindhu was the river goddess. Okay, so this data that I have provided you, this is very much important. Factual है but it is important. Next देखते हैं. The institution of Gotra appeared in which period? So it obviously appeared in the later Vedic period. Now the caste hierarchy, it became most profound, and the Varna system became more profound. So गोत्र का जो इंस्टीट्यूशन था वो लेटर वैदिक के पीरियड में यहाँ पे प्रोपाउंड हुआ था. The Upanishad that first mentions the 4 ashram is the Jabala Upanishad. ठीक है, the earliest reference to the 4 ashrams, that is Brahmacharya, Grihastha, Vanaprastha and Sannyas. This is found in the Jabala Upanishad, and this is again an important question. Next is, which one of the following refers to a marriage of a girl to a man of a lower caste? ठीक है, this is the Pratiloma marriage. Okay. Now this is again an important question. व्रीहि in the Vedic text it refers to rice. ठीक है, राइस को व्रीहि बोलते थे. ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात करूं बार्ली की तो यवा वॉज नोन एज बार्ली. मुद्ग वॉज नोन एज बीन्स. ठीक है, या बीन्स वॉज नोन एज मुद्ग. नेक्स्ट इज, इन द लेटर वैदिक पीरियड द ऑफिशियल संग्रहिति वॉज द ट्रेजरर. ठीक है, संग्रहिति was the treasurer and Bhaga Dudha was the collector of taxes. Again these two important posts are there. इन दोनों के बारे में you need to have some of information. क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं. Now the doctrine of sansar, that is transmigration of soul, was first given in the Brihadaranyaka Upanishad. Now the Brihadaranyaka Upanishad was the first to give the doctrine of transmigration, that is also known as Punarjanma or Sansar Chakra and deeds of karma. This is again a very important question. ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं रिचुअल्स एंड इकोनॉमी पे. द यज्ञ दैट वाज परफॉर्म्ड फॉर रॉयल कॉन्सिक्रेशन, दिस वाज known as Rajasuya. As the name suggests, it is related to Raja.
ठीक है. This involved a series of sacrifices that lasted over a year. So Rajasuya Yajna is this. Next is the Vajpaya Yajna was meant for the drink of strength. It also lasts a period for 17 days. 17 days से लेके 1 year तक ये यज्ञ चलता था, and it was to show the strength. Next is what was the pottery culture associated with the Rig Vedic period? So ochre colored pottery or OCP, this is related to the Rig Vedic period. Northern black polished ware, this was related to the Buddha age. And black and red ware की बात करूं, so this was related to the Indus Valley civilization. ठीक है. Now which pottery was associated with the later Vedic period? Painted grey ware. सो ऋग वेदा पीरियड के लिए ध्यान में रखना, दिस इज दी ऑचरे कलर्ड पॉटरी और ओसीपी. बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं लेटर वैदिक पीरियड, तो पेंटेड ग्रे वेयर इज एसोसिएटेड विथ इट. नेक्स्ट इज इन द ऋग वेदा द टर्म अयास रेफर्स टू कॉपर और आयरन. ठीक है. अयास इज वॉज कॉपर और आयरन. नेक्स्ट देखते हैं. निष्क वॉज अ टाइप ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट और कॉइन. ठीक है. फर्स्टली इट वॉज यूज एज अ ज्वेलरी, एंड एट लेटर टाइम्स ये इसको एक कॉइन या गोल्ड कंसिडर करते थे. नाउ द उपनिषद वे आर रिटन टू रिएक्ट अगेंस्ट द रिचुअल एंड प्रीस्टली डोमिनेशन, बिकॉज उपनिषद वॉज रिलेटेड टू द फिलोसफिकल एस्पेक्ट ऑफ द वैदिक एज. ठीक है. It represented a strong reaction against the cults, rituals, and priestly domination towards the end of the Vedic period. Some of the miscellaneous facts: which metal was mentioned in the Rig Veda but not known to the people of Indus Valley? This are discussed in the IVC chapter as well. Iron हमारा correct answer है. The Battle of 10 Kings, this was won by Sudas. Parushni river पे it was fought, and Parushni is the modern day river Ravi. Okay, समझ आ गया. नेक्स्ट देखते हैं. सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम, सो इट इज टेकन फ्रॉम द मुंडका उपनिषद. ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है द मेन डिफरेंस बिटवीन द ऋग वैदिक एंड द लेटर वैदिक सोसाइटी रिगार्डिंग द प्रोफेशन वॉज. अब इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है. सो ऋग वैदिक पीरियड में एबिलिटी के बेसिस पे यहाँ पे काम हुआ होता था, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन दैट वन यूज टू परफॉर्म, दैट वाज सिंपली बेस्ड ऑन द स्किल्स एंड एबिलिटी. मतलब क्या? मतलब ये कि प्रोलिफरेशन ऑफ कास्टेज was possible. It means that इंसान अगर लोअर कास्ट में, if he has been born in the lower class, then he can easily move up to the upper class if he has the ability. ठीक है. movement in one class to the other class, it was possible in the Rig Vedic period. But what happened in the later Vedic society was कि caste system it became rigid, and caste was specifically considered as a matter of birth. मतलब जिस भी कास्ट में आप बर्थ हुए हो वही आपकी कास्ट होगी, and it might be that you have the ability necessary to do the work that is done by the people of the upper class, still you cannot move to the upper class. So this movement, intermigration between the classes was not possible in the later Vedic period. Understood? लेटर वैदिक के टाइम पे हेरिडिटरी बन गया था. सो दिस इज द थिंग दैट आई वांटेड टू एक्सप्लेन. Which river is referred to as Drishtavadi in the Vedic text? This is the Ghaggar river. Important question है. ठीक है. रावी इज पारुषणी, शुतुद्री इज सतलुज, विपासा इज ब्यास, वितास्ता इज झेलम. अब तो मेरे ख्याल से याद हो गया होगा आपको. नो. 16 संस्कार इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट संन्यास. संन्यास इज नॉट अ 16 संस्कार. संन्यास इज एन आश्रम, दैट इज अ स्टेज ऑफ लाइफ. Okay, not one of the 16 sanskar. The 16 sanskars include Upanayana, Vivah, Antyesti, etc. Now the Gayatri mantra is found in which mandal of Rig Veda? So the Gayatri mantra is found in the third mandala of the Rig Veda.
So with this, we have completed all the 50 questions of the Vedic period. I hope कि ये lecture आपको पसंद आया होगा and you are able to now link this thing very much efficiently. ठीक है, हिस्ट्री को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही होगी आपको. जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं ये फैक्चुअल्स क्वेश्चंस थे बहुत ज़्यादा. दैट इज़ व्हाई आई हैव मेंशन, सो दैट आपकी मेमोरी में रहे रिवीजन के टाइम पे. अदर देन दैट आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू मोस्ट ऑफ द थिंग्स. ठीक है. सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक दिस वीडियो, कमेंट करके बताना ज़रूर वीडियो कैसी लगी. एंड इफ़ यू हैव एनी वैल्यूबल सजेशंस, may it be positive, may it be negative, feel free to mention those in the comment section. So thank you for watching this video and keep studying.